आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। फर्जी डॉक्टर जयप्रकाश गिरफ्तार कर लिया गया है। दानापुर के क्यूरिस अस्पताल में ड्यूटी के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है। एम्स में इलाज के नाम पर ठगी का उसके ऊपर आरोप है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्यूरिस अस्पताल में ड्यूटी के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है। रोहतास की साक्षी गुप्ता ने ठगी का आरोप लगाया था। आरोपी ने डॉक्टर बताकर 40,000 रुपए उससे ठगे थे। अब पुलिस आरोपी डॉक्टर की डिग्री की भी जांच करेगी। अब हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, पूरी खबर दिखाते हैं। दरअसल हुआ क्या था, कैसे इलाज के नाम पर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में ठगी हुई थी। सफेद कोट की आड़ में काला खेल। पटना में फर्जी डॉक्टर से सावधान। गौर से देखिए इस पोस्टर को, जिसमें जयप्रकाश नाम का ठग खुद को डॉक्टर बता रहा है। इस पोस्टर में यह बता रहा है कि वो पहले किन किन अस्पतालों में सेवा दे चुका है, ताकि किसी को भी भरोसा हो जाए। फर्जी डॉक्टर की इस मकड़जाल में फंस गई रोहतास की रहने वाली साक्षी गुप्ता, जिससे जयप्रकाश नाम के फर्जी डॉक्टर ने उनके पिता के इलाज के नाम पर 40,900 रुपए ऐंठ लिए। यकीन ना हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। की हालत खराब थी और हमें नंबर मिला डॉक्टर जयप्रकाश का, ये बोल के कि वो पारस हॉस्पिटल में काम करते हैं और मदद कर सकते हैं इलाज करवाने में। उसने शुरू में मदद की, कुछ फोटोज भेजी और फिर उसके बाद उसने बोला कि कुछ दवाइयाँ नहीं है, उसके आपको बाहर से पैसे देने होंगे, और ऐसा करके उसने 40,900 रुपये हमसे ठग लिया। मैंने इसके खिलाफ पीयूमे में कंप्लेन की और फिर उसका रिप्लाई मुझे आया, दिन अब FIR लॉन्च हुई है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। एम्स अस्पताल से निकले इस वीडियो में कई सवाल छुपे हुए हैं। जो मरीज तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो साक्षी गुप्ता के पिता लाल बाबू हैं। लाल बाबू अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना या फिर यूं कहें कि फर्जीवाड़े के चक्रव्यूह में फंसकर इनकी मौत हो चुकी है। ये पूरा मामला 6 महीने पहले यानी जुलाई महीने का है, जब साक्षी गुप्ता ने कोरोना से पीड़ित अपने पिता को एम्स में भर्ती कराया था। पिता को अस्पताल में भर्ती करने के महज एक दिन बाद ही साक्षी की मुलाकात जयप्रकाश नामक शख्स से होती है, जो अपने आप को एम्स का चिकित्सक बताता है। नियम के मुताबिक कोरोना वार्ड में मरीज के अलावे परिजनों के जाने की इजाजत नहीं होती है। इसी का फायदा जयप्रकाश नामक शख्स ने उठा लिया। पिता की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुकी साक्षी ने PM मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी। ट्वीट के जरिए PMO तक अपनी बात पहुंचाई। साक्षी के ट्वीट का PM और हेल्थ डिपार्टमेंट से रिस्पांस भी मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मामले पर एम्स को जांच का आदेश भी दिया। तब जाकर फुलवारी शरीफ थाने में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। हाँ, फिर SHO एम्स ने बोला कि वो हमारे अंदर का नहीं है, तो मैंने बोला कि आखिर फोटो वोटो कैसे भेजा, तो उसका जवाब नहीं दे पाए। अब सवाल उठता है कि पटना एम्स में कैसे घुसा फर्जी डॉक्टर। कोरोना वार्ड में फर्जी डॉक्टर ने कैसे एंट्री ले ली। कोरोना मरीज का फोटो किसने लिया। परिजनों से वीडियो कॉलिंग कैसे मुमकिन हुआ। जाहिर है इन तमाम सवालों का पुख्ता जवाब एम्स प्रबंधन के पास भी नहीं है। एक्चुअली क्या था कि कोरोना काल में चूँकि पेशेंट के अटेंडेंट अलाउड नहीं थे, तो यहाँ से जो हमारे एम्प्लॉई हैं या डॉक्टर्स हैं, उनसे लोग पेशेंट के जो तीमारदार हैं या उनके जानने वाले हैं, तो कोई भी रिक्वेस्ट करके कुछ जानकारी बाहर मांग रहा था कि हमारे पेशेंट की स्थिति आज कैसी है, क्या हो रहा है, इस तरीके से। तो इस तरह से कोई भी ये बहुत कॉमन रहा है और पूरे समय हो रहा है, अभी आज भी हो रहा है कि आदमी फ़ोन करता है, सर मेरा पेशेंट यहाँ पे भर्ती है, उसके बारे में मुझे बता दीजिए कि उसका क्या स्टेटस है। तो ये स्टेटस उस पेशेंट के बारे में भी बताया गया जिसका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। चारों तरफ गार्ड के घेरे में एम्स रहता है, लेकिन इसके अंदर कोई फर्जी चिकित्सक कैसे प्रवेश करता है, कैसे मरीज के परिजनों को गुमराह करता है, कैसे वीडियो कॉल करता है, कैसे तस्वीर को शेयर करता है, और आखिरकार मरीज की जब मौत हो जाती है तब फर्जी चिकित्सक फरार हो जाता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो जो डॉक्टर गिरफ्तार हुआ उसने कैसे साक्षी गुप्ता को अपने जाल में फंसाया, उसका पूरा ऑडियो न्यूज़ 18 के पास है, सुनिए जरा। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं जी कहाँ से बोल रहे हैं? दानापुर।
दानापुर में कहाँ से? दानापुर में वो जो आर्मी कैंट एरिया है ना, हाँ हाँ। तो मतलब उसी के आसपास में ही रहते हैं। अच्छा, आप कौन बोल रहे हो? मैम डॉक्टर जयप्रकाश बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, आपको मैंने नंबर निकाला था ना रेजिडेंस से। हाँ हाँ हाँ। हाँ। बताइए ना, इश्यूज बताइए ना, क्या हुआ, मतलब किस रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम हुआ, बताइए। देखिए, अभी मेरे डैडी को एक्चुअली हो क्या रहा है कि मतलब थोड़ा बहुत फीवर जैसा है। तो मैं देखिए, मैंने जल्द जल्द से 2-3 डॉक्टर सबका नंबर निकाला हुआ है, ठीक है। तो सबको मैंने उससे कॉल किया था, तो और हम लोग के एरिया से मुझे आपका मतलब क्लिनिक पास में दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि मैंने आपको पहले कॉल किया। लेकिन मैं हॉस्पिटल ड्यूटी में अभी भी हूँ। हॉस्पिटल ड्यूटी में मतलब? हाँ, पारस में मैं मिल जाऊंगा अगर अभी आप आओगे तुरंत तो। अच्छा, आप अभी मैं होल नाइट हूँ, कल मॉर्निंग अच्छा। तक फिर वहाँ क्लिनिक पे जाऊंगा। जी, तो आप जहाँ देख लो, अगर बहुत इश्यूज है तो यहाँ आ जाओ, यहाँ भी हम हेल्प कर सकते हैं दानापुर के पब्लिक के लिए। और अगर बहुत इश्यूज नहीं है तो वहाँ आ जाओ। देखिए अभी तो बहुत इश्यू नहीं है, उनको हल्का हल्का फीवर है बस, ठीक है। अच्छा, ठीक है, कल आप आ जाओ अर्ली मॉर्निंग में। कितने बजे तक आ सकते हो? आप कितने बजे तक क्लिनिक पे मिल जाएंगे? 8 बजे। अच्छा, आप 8 बजे मिल जाएंगे? जी ठीक है, तो फिर मैं आपको एक बार सुबह में कॉल कर लूंगी, क्योंकि अभी तो देखिए अभी ऐसे नॉर्मल मतलब थोड़ा बहुत जो घर पे दवा ववा रहता है, पैरासीटामोल, वो सब खिलाया है हम लोगों ने 2 दिन तक। कोई नहीं, फिर ये आप देख लो कैसे क्या करना है, ठीक है? जी जी हाँ ठीक है, मैं कल 10 बजे तक क्लिनिक पे रहूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा। और मतलब 10 बजे तक आप क्लिनिक पे मिलेंगे, फिर यदि 10 बजे से थोड़ा लेट हो जाएगा तो फिर मतलब आप 10 कहाँ बजे के मिलेंगे? बाद फिर मैं हॉस्पिटल ड्यूटी आ जाता हूँ, फिर यहाँ पारस। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आप दिखाओगे तो यहाँ 1000 आपको पे करना होगा, तो फिर क्यों दिखाना? और यहाँ पे या आपकी क्लिनिक पे कितना पे करना पड़ेगा? अभी हम दानापुर के लिए सिर्फ अभी हम कम कर दिए हैं, अभी सिर्फ 200 ही ले रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है कोविड के कारण जी। मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज है, तो इसलिए मैंने ओनली 200। हाँ, वो भी मेरा अपना कुछ है नहीं, वो एक प्राइवेट शॉप है जी। और वो एक्चुअली एक चैरिटेबल भी है, वो शांति करके। अच्छा तो ठीक है, उसके मेंटेनेंस में भी हम रखते हैं, और ऐसा मेरा कुछ इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है? अब इस खबर को समझिए, आपको हॉस्पिटल में हर वक्त सावधान रहने की जरूरत है। अस्पताल की व्यवस्था पर भरोसा रखने की जरूरत है। भरोसे में कमी का फायदा फर्जी लोग उठाते हैं। अस्पताल के आधिकारिक लोगों की जो आपको बातचीत करनी है उनसे ही बात करें जो आधिकारिक तौर पर बातचीत करने लायक हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि लापरवाही से आपको धोखा हो सकता है, जो इस पूरे मामले में साफ तौर पर देखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली में धमाके की बात करते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन और भारी भीड़ के बीच दिल्ली में हुआ है धमाका, और इजरायली दूतावास के पास शाम 5:05 पर यह धमाका हुआ। इजरायली दूतावास अब्दुल कलाम रोड पर है। धमाके में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। जहां धमाका हुआ वो जगह विजय चौक से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको यह बताएं कि घटना के समय विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी, और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोग मौजूद थे। धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 5:05 पर दिल्ली में होता है धमाका, और धमाके में 4 से 5 गाड़ियों के शीशे टूट गए। 2 तस्वीरों के जरिए आप धमाका और उसके बाद की तस्वीरों को देख सकते हैं। तो दिल्ली में धमाके के बाद बिहार में पटना समेत सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, और ये पटना जो है शहर, यहाँ पे भी पुलिस की जो गश्ती है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ देख सकते हैं कि जो जिप्सी है, पुलिस जो गाड़ी है वो शहर में गश्ती करती नजर आ रही है। और पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो है पटना एसएसपी से लेकर के दूसरे सभी जिलों के एसपी को जो है ये अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने ये जानकारी दी है। उनके मुताबिक दिल्ली में जो इजरायली दूतावास के पास जो ब्लास्ट हुआ है उसको देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है।
सभी जिले के पुलिस कप्तान को जो है अलर्ट पे रहने को कहा गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद हो। सभी जगहों पे जो संवेदनशील जगह हैं वहाँ पे गश्ती पुलिस की बढ़े। उसके साथ ही अगर कहीं भी कोई जो अनजान व्यक्ति दिखता है तो उसकी सघन जांच पड़ताल की जाए। तो इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। रेल पुलिस को भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को जो है पूरी तौर पे चौकस रहने का निर्देश जो है वो पुलिस मुख्यालय के स्तर से जारी किया गया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो भारत और इजराइल अपने राजनयिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। भारत में इजराइल के दूतावास ने इसे लेकर ट्वीट किया है। 2012 में भी इजरायली डिप्लोमेट को दिल्ली में निशाना बनाया गया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कमिश्नर से बात की है और धमाके के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के सभी एसपी, एसएसपी और रेल एसपी को पत्र लिखा गया है और यह कहा गया है कि आप अलर्ट मोड में रहें, सावधान रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनसून सत्र के लंबे अंतराल के बाद संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। पहले दिन की कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई, जिसमें राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा की निंदा की। संसद के आप सभी सदस्य हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने तथा देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है। लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया है। कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। तो समझिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की जरूरत क्यों पड़ी। क्या उनके अभिभाषण के बिना संसद का सत्र शुरू नहीं हो सकता? इसका पूरा इतिहास जानते हैं। 400 साल पुरानी है सदन को संबोधित करने की यह परंपरा। हमारा संविधान 10 देशों के संविधान से मिलकर तैयार हुआ है। 10 देशों की कुछ न कुछ बातें हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। हमारा संसदीय प्रणाली हमारी जो है वो ब्रिटेन से ली गई है और पहले ब्रिटेन में सत्र की शुरुआत से पहले किंग या फिर क्वीन संबोधित करती थी। इसलिए भारत में भी ऐसा ही होने लगा और इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई। आजादी के बाद 1950 से सत्र की शुरू होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। संविधान के आर्टिकल 86 यानी कि आर्टिकल 86(1) में इसका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। किसानों के मुद्दे पर महागठबंधन कल सड़क पर उतरने की तैयारी में है। महागठबंधन कल मानव श्रृंखला बनाएगा और इससे पहले महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मानव श्रृंखला को सफल बनाने पर चर्चाएं की गईं। महागठबंधन की मानव श्रृंखला, किसानों के नाम पर सियासत, सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। नए कृषि कानून के खिलाफ खूब सियासत हो रही है। बिहार में किसान खेत में हैं, लेकिन नेता सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। किसानों के नाम पर मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। खुद को किसानों का हितैषी साबित करने की होड़ है। 30 जनवरी को महागठबंधन के नेता सड़कों पर उतरेंगे। पहले जानते हैं कि विपक्ष का कार्यक्रम क्या है। दोपहर 12 बजे मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए ये श्रृंखला बनाई जा रही है। सरकार के खिलाफ महागठबंधन के नेता मोर्चाबंदी करेंगे। किसान के साथ ही बेरोजगारों और छात्रों से भी साथ देने की अपील की गई है। अन्नदाताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एमएसपी मिलना चाहिए, वो इस कोई कानून में, तीनों कानून में नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। ये पूरा कानून जो है अन्नदाताओं के लिए नहीं, बल्कि फंड दाताओं के लिए।
महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? इधर सत्ता पक्ष ने महागठबंधन के मानव श्रृंखला पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन के नाम पर खेल कर रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और पूरी साजिश वहां से हो रही है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नौकरी के लिए जमीन लेने वाला किसानों का हितैषी कैसे हो सकता है। लाल किला के प्राचीर पर जाकर जहां भारत का तिरंगा फहराया जाता वहां पर झंडा फहरा दिया और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि विपक्ष के नेता इंतजार कर रहे थे कि वहां पर ये सब घटना घटेगी, गोली चलेगी, लाश गिरेगी और लाश पर ये लोग आकर आंसू बहाकर मातम करके फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करेंगे। कि मानव श्रृंखला की बात वैसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने नाम पर तो अपने कार्यकाल में नौकरी के नाम पर किसानों की जमीन लिखवा ली, अपना ही नहीं बल्कि अपने नाबालिग बेटे के नाम से, जो आज विपक्ष के नेता हैं, और फर्जीवाड़ा भी उसमें हुआ। नाबालिग के नाम पर तो लिया ही, नाम भी तरुण यादव कर दिया। वैसे लोग आज किसान के नाम पर मानव श्रृंखला की बात कर रहे हैं। उधर महागठबंधन मानव श्रृंखला को पूरी तरह सफल बनाने की कोशिश में जुटा है। तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी मौजूद रहे और मानव श्रृंखला को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबर को समझने की कोशिश करते हैं। किसानों के नाम पर तेजस्वी सियासत कर रहे हैं। नीतीश के खिलाफ नया राजनीतिक फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं। तेजस्वी की पार्टी के नेता टूट रहे हैं। शराबबंदी के खिलाफ नीतीश ने ह्यूमन चेन बनाया था। बिहार के किसान दिल्ली हिंसा के खिलाफ हैं और 15 साल पहले बिहार में एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया गया था और जो बिहार के किसान हैं वो भारत बंद में भी शामिल नहीं हुए थे क्योंकि वो अपने खेत में थे, काम कर रहे थे, फसल उपजा रहे थे। 30 जनवरी को किसानों के मुद्दे पर आरजेडी की मानव श्रृंखला पर जमुई के किसानों ने सवाल खड़े किए हैं। खैरा के नवाडीह के किसानों का कहना है कि तेजस्वी यादव का कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित है। जो तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, ये लोग क्या सोचते हैं? ये लोग किसान हैं और अपने खेत में है यहाँ पर। ऐसे में इन लोगों का क्या कहना है? अच्छा, क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, तो क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव कभी खेत पे आए हैं? उनको खेती क्या होता है पता है? हाँ। कभी तो खेत पे आए नहीं है। हाँ। और किसान का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। ये तो हमें नहीं लगता कि किसान का समर्थन कहीं से सही है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं वो तो बहरूपिया बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ। धूप क्या होती है, वर्षा क्या होती है, ठंड क्या होती है, कभी उन्होंने महसूस किया? एसी में रहने वाले लोग क्या जानेंगे किसान के बारे में? और वो किसान का समर्थन करने आ गए। ये सिर्फ बहरूपिया है। अच्छा, जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है और कृषि बिल के खिलाफ, तो अब तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बनाकर ये कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं उसको सही प्लॉट पर आके देखेंगे तब न। हाँ। प्लॉट पर देखेंगे तब न कहाँ क्या होता है। हाँ। वो किए हैं कभी? तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? तो क्या मानते हैं आप लोग के कृषि बिल को लेकर? ये तेजस्वी यादव जो मानव श्रृंखला बना रहे हैं इसको लेकर? वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ हाँ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि ये लोग किसान है और इनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव आकर खेत में देखते और किसान बन के देखते तो उनको समझ में आती कि किसानों की परेशानी क्या है। और इन लोगों का कहना है कि वो राजनीति कर रहे हैं, जो गलत है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।